शर्मा के दिल्ली दौरे की खबर के साथ दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। शाम करीब 5 बजे के बाद यह बैठक होगी। तीनों राज्यों के नवनियुक्त मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, यानी कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तीनों मुख्यमंत्री शाम 5 बजे जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक का हिस्सा होंगे और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और संगठन के बाकी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। मेरे सहयोगी निजाम जुड़ गए हैं, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, तीनों ही राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जुड़ने जा रहे हैं जेपी नड्डा के साथ आज उनके आवास पर शाम करीब 5 बजे और फिर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भजनलाल शर्मा की कौन कौन सी मुलाकातें हैं जो संभावित हैं और प्रस्तावित हैं? देखिए हार्दिक, जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आया और चुनाव परिणाम के बाद जो है मुख्यमंत्री और चौंकाने वाले नाम सामने आए मुख्यमंत्रियों के, उसके बाद डिप्टी सीएम भी बनाए गए दोनों जगह पे अगर बात करें तो। और साथ ही अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का राज्यों में। और जिस तरीके से देखिए कि अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर जो जातीय समीकरण बैठाए गए हैं और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव क्योंकि सामने हैं और उन चुनाव को लेकर अब जो है मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्रियों में भी जातीय समीकरण बैठाएं और अब जो मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें पूरी तरह से इस चीज पे ध्यान रखा जाएगा। साथ ही राज्य के जो अलग अलग कुछ मुख्य अगर कहें तो पद भी होते हैं, जैसे विधानसभा अध्यक्ष की बात है, यहाँ वासुदेव देवनानी का हो गया। इसी तरीके से अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति होगी या प्रदेश अध्यक्ष अभी फिलहाल वहीं रखा जाएगा। और इसके साथ ही अगर महाधिवक्ता जैसे पद हैं, मुख्य सचिव जैसे पद हैं, उन सभी चीज़ों पर भी जो है आंतरिक तौर पे चर्चा जरूर की जाएगी इन चीज़ों पे, क्योंकि इनका बड़ा इफेक्ट होता है। और इसी वजह से आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का या फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का। आज जो है अभी कुछ ही देर में चूंकि वो रवाना हो रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से और दिल्ली पहुंचेंगे करीब 1 घंटे में। उसके बाद सीधे वो यहाँ से जोधपुर हाउस जाएंगे और जोधपुर हाउस कुछ देर रुकने के बाद जो है वो संगठन के नेताओं से मुलाकात करते हैं, बीजेपी ऑफिस भी जा सकते हैं। इसके साथ ही शाम को 4 बजे जेपी नड्डा जो है चूंकि शाम को 4 बजे अपने आवास पर पहुंचेंगे तो उसके बाद 5 बजे के करीब माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं वो अपने साथ सभी दोनों नेताओं के साथ वहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे जो सीएम हैं उनका अलग अलग बैठकें हो सकती है, सभी मुलाकात करेंगे। साथ ही भी वहाँ पे अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। अब देखना है कि देर रात, चूंकि अभी फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में हैं, दोपहर तक वो वापस आएंगे, तो देर रात जो है पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है या कल सुबह होती है। ये फिलहाल अभी तय नहीं है कि पीएम मोदी से वो कब मुलाकात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि वो सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह से भी भारत संकल्प यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे और गृह मंत्री अमित शाह भारत संकल्प यात्रा के लिए गुजरात गए थे। दोनों अपने अपने गृह राज्य गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता ही चुके हैं कि वो सूरत में हैं, तो क्या इस बैठक से पहले सभी लोग आ चुके हैं? देखिए जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि 4 बजे तक वापस लौट नहीं। देखिए शाम 4 बजे तक सभी जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। 3 बजे से 4 बजे का समय है जब ये दोनों नेता पहुंच जाएंगे। 4 बजे जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे आवास पे। तो मैंने जैसा पहले ही बताया, इसी वजह से जो है शाम को रखी गई ये बैठकें। पहले ये माना जा रहा था कि ये बैठकें 2 बजे की जा सकती है, इसलिए जो समय में थोड़ा बदलाव हुआ, 11 बजे का कहा गया कि 11 बजे रवाना होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर से वही चीज़ है कि वहाँ से आने में समय लगेगा, जिसके चलते शाम को ये बैठकें होगी। और चूंकि देखिए हार्दिक, सभी की नज़रें अब पूरी तरह से मंत्रिमंडल पे हैं। कौन किस जाति से होगा या किस क्षेत्र से होगा, क्षेत्र, जाति, साथ ही महिलाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का वो भी अगर उसमें जगह देनी है। इसके साथ ही युवा जो आए हैं जीत कर, उन युवाओं को भी मौका दिया जाना है। तो खास तौर से मंत्रिमंडल में 4 से 5 ऐसे बिंदु होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जातीय समीकरण जो चुनाव को लेकर होगा। दूसरा क्षेत्रीय समीकरण, चाहे बात करें मेवाड़, मारवाड़, इसके साथ ही जयपुर के जैसे कालीचरण सराफ से लेकर अगर क्या जिम्मेदारी मिलती
मिलती है, ये भी तय होगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्या जिम्मेदारी मिल पाती है। इसके साथ ही आप बात करें तीसरे महिला को, किस तरह कौन कौन जो महिलाएं, दीप्ति माहेश्वरी को जो बड़ी जिम्मेदारी महिला के तौर पे और मेवाड़ के तौर पे भी तो उनको मिल सकती है। इसके बाद भी अगर आप आए तो युवाओं के तौर पे अविनाश गहलोत हैं, साथ ही जो युवा है उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं किस तरीके से वो अपनी जगह बना पाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो ओवरऑल जो कहें 5 से 6 बिंदु हैं जिसको लेकर मंत्रिमंडल में विशेष तौर पर सबके बीच में एक सवाल जो उठ रहा है, विधायकों के मन में भी ये सवाल है और साथ ही बाकी लोग भी सियासी गलियारों में ये चर्चा करते हैं कि अब वसुंधरा राजे का आगे का पॉलिटिकल करियर कैसा होगा, वो किस भूमिका में होंगी। देखिए 22 और अभी इसी फ्राइडे और शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं की बड़ी बैठक होने जाए, जिसमें लगभग सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव है, सभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक होगी। और उस बैठक में यही माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल संभव है। तो जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है वह यही है कि कुछ नेताओं को, जो स्टेट लेवल के जो नेता हैं उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और कुछ लोगों को जो वर्तमान में संगठन में जो सरकार में है उनको संगठन में भेजा जा सकता है। यानी पार्टी अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करना है तो उसके लिए तो लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है या फिर राज्यसभा की सीट खाली करवा के राज्यसभा से बुलाना पड़ता है, जैसे एस जयशंकर को बुलाया। यहाँ तो झालरापाटन से वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। इधर अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी विधानसभा का चुनाव बुधनी से जीत कर आए हैं। देखिए कि अगर वो बनाया जाता है तो उनको 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 महीने का समय रहता है। ऐसे में 6 महीने के बाद तो 5 महीने बाद तो चुनाव ही है। हाँ। तो ऐसी परिस्थितियों में नहीं है कि इस स्थिति का सामना करना पड़े। तो ये संभवतया इनको ये लाभ जरूर पहुंच सकता है कि बहुत जिनको अभी बनाया जाए वो कम से कम केंद्र जो चुनाव होने वाले हैं मई में, तो मई तक उनको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़े। ये कई कानूनी बिंदु भी हैं इसमें कि जिसमें 6 महीने के समय मिलता है, 6 महीने के अंदर अंदर उनको चुनाव जीत कर आना होता है। हाँ। तो वो लोकसभा का चुनाव हो ही जाएगा तब तक। तो ऐसी परिस्थितियों में ये मुश्किल नहीं है कि उनके सामने आई जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह मिलने वाली है, तो आपने एक तो मुझे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, एक आपने मुझे ज्योग्राफिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। अनुभव और वरिष्ठता, क्या वरीयता क्रम में इसका भी कोई जगह रहने वाली है? क्या मापदंड ये भी तय किए जाएंगे? जैसे वासुदेव देवनानी बहुत सीनियर हैं, तो अचानक उन्हें जब मौका मिलता है विधानसभा अध्यक्ष का, तो इसको देखकर लग रहा है कि क्या वरिष्ठता को भी एक मापदंड माना जाएगा? क्योंकि भजनलाल शर्मा के केस में ऐसा नहीं है, वो वरिष्ठ नहीं रहे, बावजूद इसके एक नया चेहरा थे। तो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि बाकी के मंत्री पद जो हैं वो भजनलाल शर्मा की तरह चौंकाने वाले होंगे या वासुदेव देवनानी की तरह वरिष्ठता के आधार पर, वरीयता के क्रम के आधार पर दिए जाएंगे? क्या लगता है? देखिए हार्दिक, जो मंत्री बनाए जाने हैं ये तो तय है कि उन्हीं 115 विधायकों में से बनाए जाने हैं, पहली चीज। तो दूसरी बात बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम 5 बिंदु पे बात कर चुके हैं, लेकिन अनुभव एक छठा बिंदु है जिस पे अपन बात कहें तो कालीचरण सराफ है, जो काफी वरिष्ठ हैं, दिग्गज नेता हैं और वसुंधरा खेमे से भी माने जाते हैं। जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले में संयम बरता और शांति से हो रही है पार्टी के नेतृत्व के साथ, तो बेशक उनके लोगों को भी जो है अब उस चीज का फायदा अब मंत्रिमंडल में मिल सकता है। ये एक बड़ी बात होगी। अगर जिस तरह से जो कई जैसे किरोड़ी लाल मीणा बेहद सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनको अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भी, क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी और वरिष्ठता अनुभव के हिसाब से भी उनका लगभग माना जा रहा है कि वो चिकित्सा मंत्री या कोई बड़ा पद उनको मिल सकता है। दूसरी तरफ पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, वरिष्ठता के हिसाब से हम जब बात करते हैं तो क्षेत्रीय हिसाब से भी वो फिट बैठते हैं। हाँ। अगर और कालीचरण सराफ है, इसी तरीके से और भी कई नेता हैं जो तमाम सामने आ सकते हैं उनके नाम। लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें जो हैं पूरा निजाम, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के पहले की वो अगर लिस्ट याद आ रही हो, जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी, तो उसमें बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ एक उम्मीदवारों के नाम इसलिए कट गए थे, ऐसे विधायक जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो एक तो ये फैक्टर। नंबर दूसरा जो फैक्टर है वो ये कि भजनलाल शर्मा हो, इसके अलावा विष्णुदेव साय हो या फिर मोहन यादव हो, तीनों ही अंडर 60 वाले सीएम हैं।
तो एक नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश है कि 2047 तक की राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी के चेहरे कौन होंगे। तो ये एक दूसरा फैक्टर है। तो क्या इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये भी मान सकते हैं कि एक नई लीडरशिप तैयार करने पर फोकस बीजेपी का होगा, एकदम नए चेहरों को मौका मिलेगा और फिर उन्हें प्रशासन के गुर सिखाए जाएंगे ताकि 2047 तक एक नए लीडर का पूरा समूह तैयार कर सके बीजेपी आने वाले 20-25 सालों के लिए? बेशक देखिए, बिल्कुल हार्दिक, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो दूसरी बार विधायक बने उनका ज़्यादा चांसेज है इस बार के, उनको पार्टी जो है मौका दे सकती है। इसका कारण है एक तो जो युवा हैं, साथ ही उनका अनुभव जो एक बार वो 5 साल के लिए विधायक रह चुके हैं, उनको सारी चीज़ों का भान है, तो वो आगे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बेशक इसमें कई नाम जो है वो सामने आते हैं, जब जो अच्छे जीत के साथ 2 बार जीत रहे हैं, उनका क्षेत्र में एक बड़ा कह सकते हैं, जैसे दीप्ति माहेश्वरी का हम लगातार नाम ले रहे हैं। एक संभावनाएं जताई जा रही है कि उन्हें इस मामले में बेशक मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। क्षेत्र के हिसाब से भी, युवा के हिसाब से भी, महिला के हिसाब से भी, तो कई बिंदु ऐसे होते हैं जो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से प्रदेश के कई ऐसे अनजाने नाम भी सामने आ सकते हैं जो अभी चर्चा में भी नहीं हो या जिन पर संभावनाएं भी नहीं जताई जा रही है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम, मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार